तुर्की मतलब कबाबोल इंक्लूसिव बीच और शोरगुल वाले बाजार पर शायद आप नहीं जानते कि तुर्की में बॉस्फोरस एक 2 मंजिला नदी की तरह काम करता है। जी हाँ, वहाँ पानी 2 दिशाओं में बहता है। ऊपर से हल्का ताजा पानी काला सागर से मारमारा सागर में जाता है और इसके नीचे भूमध्य सागर से खारा भारी पानी उल्टी दिशा में आता है। जहाजों के कप्तान दोनों धाराओं की एक साथ गणना करते हैं। गोताखोर बताते हैं कि गहराई में धारा सचमुच दिशा बदल देती है, मानो आप हवा के विपरीत तैर रहे हों। वैज्ञानिक वर्षों से इन प्रवाहों को विशेष उपकरणों से माप रहे हैं। उन्होंने पाया कि ये दोहरी संरचना सब कुछ प्रभावित करती है। ये पानी में ऑक्सीजन, मछलियों के प्रवास और पुरातत्व पर भी असर डालती है। निचली धाराएं कभी पुरानी चीजों को गाद से ढक देती है तो कभी उन्हें बाहर निकाल देती है। सतह पर आया तूफान नीचे की स्थिति से बिल्कुल अलग हो सकता है। तुर्की के कप्पाडोसिया में भूमिगत शहर डेरिनकुयू है। ये 60 मीटर गहरा एक विशाल भूल भुलैया है। यहाँ 20,000 लोग अपने मवेशी वाइन प्रेस, रसोई, स्कूल और प्रार्थना घर के साथ रह सकते थे। स्तरों को विशाल गोल पत्थर के दरवाजों से बंद किया जाता था। इन्हें अंदर से कॉर्क की तरह घुमाया जाता था। ऊर्ध्वाधर शाफ्ट से हवा और पानी मिलता था। दुश्मन से हफ्तों तक बचाव संभव था। ये कोई कल्पना नहीं है। ये सब नरम ज्वालामुखी चट्टान में खोदा गया था। संकरे रास्ते, वेंटिलेशन, कुएं, साझा भोजन कक्ष मिले हैं। चूल्हे और चिमनियां भी सुरक्षित हैं। पुरातत्वविदों का मानना है कि शुरुआती परतें प्राचीन फ्रिगियों ने बनाई, बाद में ईसाई हमलों से छिपे थे। ये एक सोची समझी प्रणाली दिखाता है। सुरक्षा पोस्ट हमलावरों के लिए जाल और गुप्त निकास थे। ये एक सच्चे किले जैसा था। नया इस्तांबुल हवाई अड्डा सचमुच दुनिया का चौराहा बन गया है। पुराने अतातुर्क हवाई अड्डे से स्थानांतरित होने के बाद यहाँ एक विशाल तुर्की एयरलाइंस हब बना। उन्होंने रनवे जोड़े, ट्रांजिट तेज किए और रूट नेटवर्क बनाए। यूरोप से एशिया, मध्य पूर्व या अफ्रीका की उड़ानें अक्सर इस्तांबुल के रास्ते तेज होती हैं। हाल के वर्षों में वार्षिक यात्री संख्या 10 करोड़ से अधिक हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में ये दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। यात्रियों को अब अधिक सीधी उड़ानें और आसान कनेक्शन मिलते हैं। देश के लिए ये पर्यटन, धन और रोजगार लाता है। कुछ कमियां भी हैं, शॉर्ट ट्रैफिक जाम और निर्माण के लिए कटे जंगल, पर लॉजिस्टिक्स में परिणाम स्पष्ट है। इस्तांबुल क्षेत्र का मुख्य परिवहन केंद्र बन गया है। तुर्की में अजनबियों को यह देखकर हैरानी होती है कि अनजान लोग कितनी जल्दी अपने बन जाते हैं। आपको दुकान में चाय मिलेगी, भले ही आप कुछ न खरीदें। रात में बस में पड़ोसी टॉर्च देगा। गेस्ट हाउस का मालिक आपको परिवार के साथ रात के खाने पर बुलाएगा। बड़े शहरों में भी ये सामान्य बात है। दूसरी हैरानी यह है कि कैसे तकनीक और प्राचीनता साथ साथ रहती हैं। अजान की आवाजों के बीच बाजार में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट होता है। तेज रफ्तार ऑटोबान रोमन दीवारों और बोस्पोरस पर लकड़ी के महलों के पास से गुजरते हैं। ये अनूठा मेल देश को मेहमान के लिए समझने योग्य बनाता है। अतीत संग्रहालयों में छिपा नहीं है, ये पास ही रहता है। एक ही दिन में 16वीं सदी की मस्जिद, एक स्टार्टअप का दफ्तर और पुरातात्विक खुदाई देखी जा सकती है। ये सब शहर के व्यस्त जीवन से बाहर निकले बिना संभव है। तुर्की में महंगाई किसी झूले जैसी है। कभी दाम बढ़ते, लीरा गिरती, कभी केंद्रीय बैंक कठोर नीति लाता है। दुकानें ग्राहकों के पढ़ने से पहले दाम बदलती हैं। पर्यटकों को कभी सब सस्ता लगता है। स्थानीय व्यवसायों के लिए ये चुनौती है। उन्हें आयात गिनना, आपूर्तिकर्ताओं से बात करना पड़ता है। कर्मचारियों को बनाए रखना और गुणवत्ता संभालना होता है। लोग दोहरी हकीकत में जीना सीख गए। आज कुछ दाम, अगले महीने कुछ और होते हैं। जीवन जीने की नई रणनीतियां बनी। कुछ पैसे डॉलर या यूरो में रखते हैं। जरूरी सामान पहले खरीदते हैं। बिक्री का फायदा उठाते, कम समय का खर्च प्लान करते। हैरानी है, इस उठापटक के बावजूद पर्यटन और सेवा क्षेत्र से अर्थव्यवस्था बढ़ती है, पर हर जेब में इसकी हलचल महसूस होती है। इस्तांबुल में आवारा बिल्लियां समस्या नहीं बल्कि शहर का हिस्सा है। लोग उन्हें दरवाजों पर खिलाते हैं। स्वयं सेवक उनके लिए घर बनाते हैं। नगर पालिकाएं टीकाकरण और नसबंदी का समर्थन करती हैं। यहाँ बड़े पैमाने पर पकड़ना आम नहीं है, इसलिए बिल्लियां महंगे स्टोर में आराम से सोती हैं। बारिस्टा उन्हें दूध देता है। कोई भी आश्चर्य नहीं करता। शहर की बिल्लियों से इस दोस्ती पर केडी नामक एक डॉक्यूमेंट्री बनी। वो बहुत सफल हुई। पर्यटक सच में बिल्लियां देखने आते हैं। तट और पुराने इलाके मूछ वाले निवासियों के साथ रहते हैं। उनकी देखभाल स्थानीय संस्कृति का हिस्सा है, जहाँ नरम नियम है, आपसी मदद और छोटे पड़ोसियों का सम्मान है। ये सब शहर का ताना बाना है। तुर्क प्रति व्यक्ति दुनिया में सबसे ज्यादा चाय पीते हैं। राइज में काला सागर के चाय बागानों से लेकर हर दफ्तर, नाई की दुकान, बंदरगाह और बाजार तक छोटे कपों में चाय रोजमर्रा का ईंधन और सामाजिक मेलजोल है। शहरों में चाय वाले दुकानों और कार्यशालाओं के बीच ट्रे लेकर घूमते हैं। बातचीत दाम से नहीं बल्कि चाय के प्रस्ताव से शुरू होती है। कॉफी भी पसंद की जाती है, पर चाय ही अजनबियों को जोड़ती है। ये सौदेबाजी को नरम करती है और 5 मिनट के ब्रेक को एक रस्म बनाती है। यहाँ तक कि स्टेशनों पर भी समोवर हमेशा रखे होते हैं। चाय के बिना कोई सौदा अधूरा लगता है, यात्रा लंबी लगती है और दिन खाली खाली लगता है। यहाँ ये पैर सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि साथ रहने का एक जरिया है। आया सोफिया 1500 वर्षों में बीजांटिन कैथेड्रल, ओटोमन मस्जिद और संग्रहालय बना।
2020 में ये फिर से सक्रिय मस्जिद बन गया। ईसाई मोज़ाइक केवल नमाज के समय ढके जाते हैं, बाकी समय ये मंदिर आगंतुकों के लिए खुला रहता है। विवाद शांत नहीं होते। कुछ इसे न्याय की बहाली मानते हैं, देश को स्वयं निर्णय लेने का अधिकार भी। अन्य इसे विश्व संस्कृति के साझा संग्रहालय विचार पर आघात मानते हैं। ये परंपरा और वैश्विक पर्यटन के बीच संतुलन का प्रतीक है। इसका लक्ष्य भक्तों की पवित्रता बनाए रखना, मेहमानों का स्वागत करना और देश के भीतर सम्मान न खोना है। तुर्की के गोबेकली टेपे ने अतीत की हमारी समझ बदल दी। यहाँ 12,000 साल पहले विशाल टी आकार के पत्थर के खंभे थे। इन पर जानवरों की नक्काशी थी। ये मिट्टी के बर्तन, पहिए और खेती से भी पहले का है। बड़े अनुष्ठान और मंदिर शहरों से पहले बने थे। पास मिले कारहान टेपे ने दिखाया ये अकेला चमत्कार नहीं था, ये प्राचीन पूजा स्थलों का पूरा नेटवर्क था। खुदाई में मुख्य केंद्रीय खंभे मिले, छत के निशान और पानी की नालियां भी मिली। दीवारों पर एक दुर्लभ मानव आकृति मिली जहां आमतौर पर सिर्फ जानवर होते थे। ये अनुष्ठानों में मनुष्यों की भूमिका का संकेत है। वैज्ञानिक इस पर बहस करते हैं कि क्या ये शिकारी के मौसमी जमावड़े थे या स्थायी बस्तियों की शुरुआत, लेकिन वे एक बात पर सहमत हैं, बड़े समूहों के समन्वय और अतिरिक्त भोजन के बिना ऐसी संरचनाएं नहीं बन सकती थीं। मतलब विश्वास और उत्सव ने बिखरे समुदायों को पहले जटिल समाजों में एकजुट किया होगा। कप्पाडोसिया के मंगल जैसे नज़ारे सुबह एक उड़ते मनोरंजन पार्क में बदलते हैं। मौसम में सैकड़ों गुब्बारे लगभग हर सुबह उड़ते हैं। ये जगह सुरक्षित सामूहिक उड़ानों के लिए प्रसिद्ध है। हवाएं यहाँ स्थिर रहती हैं, मार्ग भी तय और जांचे हुए हैं। कड़े लाइसेंस और रद्द करने की प्रणाली है। हवा के झोंके का जरा भी जोखिम हो तो उड़ानें रद्द होती हैं। नए लोग अक्सर अपनी पहली उड़ान यहीं चुनते हैं, बाद में वे दोस्तों के साथ लौटते हैं। इस खूबसूरत नज़ारे के पीछे सच्ची अनुशासन है। जमीन पर टीमें उड़ानों पर नजर रखती हैं, पायलट दूरी और ऊंचाई बनाए रखते हैं, इसलिए गंभीर घटनाओं के आंकड़े बहुत कम हैं। लाखों घंटों की उड़ानों के बावजूद ये सच है। बाहरी दुनिया जैसा ये नज़ारा डरावना नहीं लगता, बल्कि ये एक सुलभ रोमांच के रूप में देखा जाता है। ये तुर्की के बारे में 10 तथ्य थे। अगर कुछ नया जाना तो लाइक करें। अगले दिलचस्प देश के लिए सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो न छूटे। अलविदा।